गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। कल हमने जाना बीए थर्ड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नगरीय समाजशास्त्र का परिचय, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र। आज हम चर्चा करेंगे नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन, क्षेत्र, विषय सामग्री और नगरीय समाजशास्त्र की प्रासंगिकता अथवा महत्व। नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? विषय सामग्री कहा जाता है कि उस विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है, वह नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु के नाम से संबोधित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कई बिंदुओं में विभक्त करके इसको समझा जा सकता है। जिसमें प्रथम बिंदु है नगरीय पारिस्थितिकी। नगरीय पारिस्थितिकी यानी नगर की इकोलॉजी, भौगोलिक पर्यावरण क्या है, उसको जानना अत्यंत आवश्यक है। नगरीय पर्यावरण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनघनत्व बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन की समस्या है, शुद्ध वायु, पानी उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। नगरीय आकारिकी से तात्पर्य होता है आकार, उसका कितना बड़ा है। नगर का क्षेत्र बहुत विशाल होता है और विशाल होने के कारण यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भी ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक देखने को मिलती है, जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनेक प्रकार के साधन या सुविधाएं सरकार को उपलब्ध करवानी पड़ती हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की आकार अधिक होने के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी। नगरीय मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। नगरीय व्यक्तियों के मनोविज्ञान को जानना अत्यंत आवश्यक है। नगरीय क्षेत्र में व्यक्ति की साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत कठिन काम है। व्यक्ति कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इसके मन को जानना अत्यंत आवश्यक है। गांव का व्यक्ति सीधा साधा साधारण होता है, वो जो कहता है वही वो करता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ों का अभाव देखने को मिलता है। नगरीय संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी देखने को मिलती हैं जो नगर में व्यक्तियों को सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे शिक्षण संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराती हैं। राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति को राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान कराने का कार्य करती हैं। ऐसी बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं जो धर्म का कार्य और व्यक्ति के मनोरंजन का कार्य करती हैं।
ऐसी बहुत सारी संस्थाएं नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। नगरीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत जैसा कई बार बताया जा चुका है कि कुछ प्रक्रियाएं सहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं और कुछ प्रक्रियाएं असहयोगी प्रक्रियाओं के तौर पर जानी जाती हैं। नगर में सहयोग करना व्यक्ति की ज़रूरत है। यदि वो सहयोग नहीं करेगा तो उसका कोई और व्यक्ति सहयोग नहीं करेगा। संघर्ष देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रत्यक्ष संघर्ष कम और अप्रत्यक्ष संघर्ष ज़्यादा देखने को मिलता है। नगरीय व्यादकी कहा जाता है ऐसी चीज़ें जो समाज को विघटन की ओर ले जाने का कार्य करती हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, या हम कहते हैं वृद्धों की समस्याएं, जो नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और अगर ये समस्याएं ज़्यादा हमारे नगरीय क्षेत्र में रहती हैं तो ये हमारे नगर का विकास अवरुद्ध करती हैं। नगरीय पुनर्निर्माण कहा जाता है नगर के आसपास का क्षेत्र अपने आप धीरे धीरे विकसित होने लगता है। वहाँ पर पहले स्लम्स एरियों का निर्माण होता है। धीरे धीरे वह सीमा नगर के अंतर्गत आती चली जाती है। वहाँ पर नगर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने लगती हैं और एक समय जो सुविधाएं नगर के लिए उपलब्ध रहती हैं, समय के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वह सुविधाएं कम हो जाती हैं, तो आवश्यकता अनुसार नगर का पुनर्निर्माण करना भी अत्यंत आवश्यक है। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। अब हम एक जनरल चर्चा करते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र की क्या वर्तमान संदर्भ में कोई प्रासंगिकता है। यदि प्रासंगिकता नहीं होती तो इस विषय का विकास देखने को नहीं मिलता। इसका सीधा साधा अर्थ यही है कि हाँ, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता देखने को मिलती है। इसकी प्रासंगिकता को हम कुछ बिंदुओं में बांट के समझने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे अवधारणाओं के विकास में सहायक। जो भी नवीन शास्त्र का विकास होता है उसके कारण बहुत सारी नई अवधारणाएं विकसित होती हैं, जिससे ज्ञान का विकास होता है और उस विज्ञान का विकास भी देखने को मिले। नगरीय नवीन समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन। कुछ ऐसी समस्याएं वर्तमान समय में देखने को मिलती हैं जो पहले समस्या नहीं थी, जैसा वृद्धों की समस्या। वृद्ध पहले समस्या नहीं थे, लेकिन नगरीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि वृद्ध एक समस्या के तौर पर देखने को मिल रहे हैं लोगों को। आखिर ऐसा क्या कारण है जो एक समस्या के तौर पर इन्हें हम देखते हैं? इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। उनके कारणों को ढूंढना और उन कारणों को दूर करने का कार्य करना इस विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। नगर नियोजन में सहायक। नगर नियोजन से तात्पर्य है किसी भी नगर को एक सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि सड़क का निर्माण हो गया
पहले सड़क का निर्माण अगर 50 गाड़ियों के लिए किया गया था, तो अब वर्तमान संदर्भ में उन गाड़ियों की संख्या 200 पहुंच गई है। तो सड़कें तो वही हैं, लेकिन वाहनों का विकास ज़्यादा होने के कारण इन सड़क पर भीड़ भाड़ ज़्यादा देखने को मिलने लगी है, जिसका परिणाम एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट का अगर हम कहते हैं प्रभाव किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, वरन उसके पूरे परिवार पर, पूरे समाज पर देखने को मिलता है। जब भी कभी नगर नियोजन किया जाता है तो उस देश की या उस क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है कि वहाँ पर कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर सड़क, पानी, बिजली कितनी आवश्यकता है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए किसी भी नगर का नियोजन करने का कार्य किया जाता है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी महत्व। बिल्कुल सच बात है कि शहरों में जो शिक्षा का विकास हुआ है वह ग्रामीण क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता। शिक्षा के विविध रूप, टेक्निकल दृष्टि से अगर हम देखते हैं, चिकित्सा के नज़रिए से अगर हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी के नज़रिए से देखते हैं, तो नगरीय जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रशिक्षण, शहरों में समय समय पर इन चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप इसे किस प्रकार आगे नियोजित ढंग से नगर का विकास कर सकें। नगरीय प्रक्रियाओं का ज्ञान। प्रक्रियाएं, जैसा मैंने कहा, कुछ सहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं और कुछ असहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी समाज के, नगर के विकास के लिए असहयोगी प्रक्रियाओं की तुलना सहयोगी प्रक्रियाओं का होना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि असहयोगी प्रक्रियाएं समाज को विघटन की ओर ले जाती हैं। कभी कभी असहयोगी प्रक्रियाएं भी हमारे विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। जैसे प्रतियोगिता। अगर किसी समाज में प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, तो प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें पहले अपने ज्ञान का विकास करना पड़ेगा। यदि सभी व्यक्ति अपने अपने ज्ञान का विकास करेंगे तो स्वाभाविक है समाज का विकास हो सकेगा, जिससे एक व्यक्ति का ही विकास नहीं वरन संपूर्ण समाज का विकास संभव है। आधुनिकीकरण में सहायक। आधुनिक समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे नवीन उद्योगों की स्थापना करना, नवीन रोजगार बनाना, अगर हम कहें कि कौशल विकास को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें हमें नगर में देखने को मिलती हैं। नगरीय पर्यावरण का ज्ञान। नगरीय पर्यावरण जो नगर को चारों तरफ से अपनी ओर से घिरे हुए है, इस पर्यावरण का ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। लास्ट बिंदु, प्रमुख बिंदु के तौर पर अगर हम देखेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र का व्यावसायिक महत्व भी है। नगर में बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति धनोपार्जन करके अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने का कार्य कर सकता है। जो व्यवसाय कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा व्यवसाय जिसके माध्यम से हम धनोपार्जन कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य कर सकते हैं, ऐसे नए नए व्यवसाय हमें शहरों में देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार अभी हमने जाना कि नगरीय समाजशास्त्र क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और नगरीय समाजशास्त्र की क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है। इन बिंदुओं पर अभी हमने कुछ चर्चाएं की। धन्यवाद।